नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आपका आपके अपने YouTube चैनल KGM कक्षा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे जो इस ब्लड वाले चैप्टर में आगे की बात हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हमारे पिछली क्लास में RBC कंप्लीट हो चुका था दोस्तों। अब RBC के बाद में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब RBC के बाद में हम पढ़ेंगे क्या? हम WBC के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। भाई सबसे पहले हमने प्लाज्मा के बारे में देख लिया था कि किस तरीके से रक्त में दो प्रकार का दो पार्टों में बांट दिया था रक्त को अपन ने, किस किस में? प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं में। अब रक्त कणिकाओं की जो पहली कणिका थी कौन? WBC, उसकी बात हमने पहले कर ली थी। अब दूसरी जो WBC है, RBC की बात हमने कर ली पहली प्रकार की। अब दूसरी क्या है? WBC है। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। क्या होता है बेटा? व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, मतलब श्वेत रुधिर कणिका, इसको हिंदी में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वेत रुधिर कणिका, या इसका शॉर्ट नेम भी होता है श्वेताणु। क्या? श्वेत रुधिर कणिका या श्वेताणु। अब दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती है? जिस तरीके से RBC थी केंद्रक विहीन थी, लेकिन ये जो श्वेत रुधिर कणिका होती है वो केंद्रक युक्त होती है। क्या होती है? केंद्रक युक्त होती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है तथा वो रंग युक्त थी, लाल रंग की होती थी RBC, और ये कैसी होगी? रंग विहीन होगी। कैसी होगी? रंग विहीन। केंद्रक युक्त होगी, रंग विहीन होगी। और इसकी जो संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है दोस्तों? RBC की तुलना में बहुत ही कम संख्या होती है। ये होती है 6000 से 8000 पर mm³, मतलब 6000 से 8000 प्रति mm³ होता है। इसीलिए जो RBC और WBC का जो अनुपात आता है, RBC और WBC का जो अनुपात आता है वो कितना आता है? लगभग 700:1 ही कहते हैं इसको, मतलब 700:1। ठीक है दोस्तों, अरे समझ में आ रही है? मतलब इसको 1:700 कर लो, 1 RBC लगभग और 700 WBC होती है। इतनी संख्या में डिफरेंस होता है, इसलिए इसको लगभग कई बार 1:600 भी बोल देते हैं कई लोग, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। वो अप्रोक्सीमेटली होता है लगभग। वही 6000 से 8000 है, वो 45 लाख से 55 लाख तक का होता है, 10 लाख का डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक्चुअल डेटा अपन नहीं दे सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, कहाँ होती है, कैसी होती है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। अब देखो, श्वेत रुधिर कणिकाओं को बांट दिया इन्होंने दो भागों में। किस आधार पे बांटा? इन्होंने बांट दिया कि जो इसकी प्लाज्मा था, इसका जो प्लाज्मा था, उस प्लाज्मा में जो कणिकाएं होती है उनकी उपस्थिति के आधार पे बांट दिया। एक चीज और बता दूं दोस्तों, ये जो श्वेत रुधिर कणिका है ये अमीबीय गति के द्वारा, कैसी गति के द्वारा? अमीबीय गति दर्शाती है तथा अमीबीय गति द्वारा भ्रमण करती है। भ्रमण का मतलब ये भ्रमणशील होती है, द्वारा भ्रमण करती है। भ्रमण करती है मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक आती जाती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम इसके विभाजन की। तो इसको दो पार्टों में बांट दिया। कौन कौन से में? एक होता है कणिका युक्त, एक होता है कणिका युक्त, और एक होता है कणिका रहित। कणिका रहित। इसका मतलब है इस WBC की जो प्लाज्मा होती है उस प्लाज्मा में जिन जिन कोशिकाओं में कणिकाएं पाई जाती थी उनको कणिका युक्त बोल दिया, जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती है उनको कणिका रहित बोल दिया। इंग्लिश में इनका नाम होता है, कणिका युक्त को कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और कणिका रहित को कहा जाता है एग्रेन्युलोसाइट। यानी यहां पर ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं एब्सेंट होती है तो एग्रेन्युलोसाइट। अब इन कणिकाओं में भी ये कणिकाएं जो
इसकी प्लाज्मा में उपस्थित कणिका है कौन से अभिरंजक से अभिरंजित हो रही है, उस आधार पर इसने फिर से इसको 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होती है एसिडोफिल। एसिडोफिल का मतलब एसिड नाम से ही पता लग रहा है, एसिडोफिल यानी अम्ल से अभिरंजित होती होगी। एसिड बोलते अम्ल को, तो अम्ल से अभिरंजित होने वाली जो कणिकाएं थी उनको बोल दिया एसिडोफिल। बेसोफिल दूसरी आती है। बेसोफिल का मतलब है ये बेस यानी क्षार से अभिरंजित होती है, और एक होती है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का मतलब ये न्यूट्रल है, ये दोनों से ही क्या होती है? अभिरंजित होती है। और जो एग्रेन्युलोसाइट है, कणिका रहित है, इसके अंदर तो अभिरंजन होगा नहीं, क्योंकि कणिका ही नहीं पाई जाती है, तो अभिरंजन कहाँ से होगा? तो ये फिर से 2 प्रकार की होगी। ये होती है मोनोसाइट एक तो, और एक होती है लिम्फोसाइट। एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। ठीक है दोस्तों, अब नाम से पता लग रहा है आपको कि जो एसिडोफिल है, मतलब इसके अंदर जो कणिकाएं हैं प्लाज्मा में, इसकी कणिका कौन से अभिरंजक से अभिरंजित हो रही है, उस आधार पर इनका नाम दे दिया। जैसे कि एसिडोफिल का मतलब ये एसिड, नाम से पता लग रहा है एसिड। एसिड का मतलब है अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है, और अम्लीय अभिरंजक का आपने अगर नाम पढ़ा हो तो इयोसिन जो अभिरंजक होता है वो अम्लीय अभिरंजक होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी बेटा है इयोसिनोफिल। कौन है दूसरा नाम भी इसका? इयोसिनोफिल। क्यों? क्योंकि ये जो इयोसिन अभिरंजक होता है वो अम्लीय अभिरंजक होता है, और इस अम्लीय अभिरंजक से ये कोशिकाएं, ये कणिकाएं, इसकी कणिकाएं अभिरंजित होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एसिडोफिल। तो यहां से क्या लिख लोगे आप? ये इसकी कणिकाएं अम्लीय अभिरंजक, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है इयोसिन। कोष्टक में लिख लो इयोसिन से अभिरंजित होती है, से अभिरंजित होती है। बेसोफिल है, ये क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है। अब यहां पर दोबारा से थोड़ी लिखी इसकी कणिकाएं, आप समझ जाओगे। ये क्षारीय अभिरंजक से, क्षारीय अभिरंजक, जिसका क्या नाम है? कौन सा होता है क्षारीय अभिरंजक? उसका नाम होता है मिथाइलिन ब्लू। आपने केमिस्ट्री में अगर आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य वाला पार्ट पढ़ा होगा तो वहाँ आयनिक साम्य में हम आपको बताते हैं, केमिस्ट्री का टीचर बताता है कि ये अम्लीय अभिरंजक कौन सा होता है, क्षारीय अभिरंजक कौन सा होता है, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो क्षारीय अभिरंजक का नाम है मिथाइलिन ब्लू, उससे अभिरंजित होती है। इसकी जो कणिकाएं हैं वो किससे अभिरंजित होती है? मिथाइलिन ब्लू नामक क्षारीय अभिरंजक। हाँ, क्षारीय अभिरंजक और कोई सा भी हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल लिया है मिथाइलिन ब्लू, ध्यान रखना। अभिरंजित होती है। और ये जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल का मतलब नाम से पता लग रहा है ये क्या है? न्यूट्रल है। ये दोनों ही अभिरंजकों से अभिरंजित होती है। दोनों अभिरंजकों से अभिरंजित होती है, अभिरंजित होती है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? एक बार आप ये लिख लो इतनी बात। मैं अब एक एक पॉइंट मिटाता जाऊंगा क्योंकि अपने पास में इतना स्पेस नहीं है, तो एक एक पॉइंट मिटाता जाऊंगा और अपन आगे लिखते जाएंगे। अब इसका अगला पॉइंट की बात करता हूं, तो ये कब काम करती है? एसिडोफिल का क्या काम होता है, न्यूट्रोफिल का क्या काम होता है, बेसोफिल का क्या काम होता है? दोस्तों, जब भी आपको एलर्जी होगी, एलर्जी के समय स्रावित होती है, एलर्जी के समय क्रिया करती है। कौन? जो एसिडोफिल या इयोसिनोफिल होती है वो जब भी आपको एलर्जी होती है उस समय आपके शरीर में क्रिया करेगी। बेसोफिल होती है, ये संयोजी ऊतक
कि मास्ट कोशिका होती है ना बेटा, आपने अगर एनिमल टिश्यू ढंग से पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको बताया जाता है संयोजी ऊतक की जो मास्ट कोशिका होती है उसका प्रतिनिधित्व करती है, की प्रतिनिधि होती है। प्रतिनिधि का मतलब ये उसी के अनुरूप काम करती है। अच्छा, तो मास्ट कोशिका क्या काम किया करती थी बेटा? मास्ट कोशिका हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का स्रावन करती है। अगर जो संयोजी ऊतक में तो मास्ट कोशिका हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन का स्रावन कर रही थी, और यहाँ पर रक्त कोशिका में, तरल संयोजी ऊतक में ये जो WBC की बेसोफिल वाली पार्ट है ये क्या स्रावित करती है? उसी के अनुरूप मास्ट कोशिका की प्रतिनिधि होती है, क्योंकि यह भी इसी की तरह हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन स्रावित करती है। सेरोटोनिन स्रावित करती है। अच्छा, तो इनका काम क्या होता है? हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन क्या है ये बेटा? हिपेरिन होता है, आपकी रक्त वाहिनियों में पाया जाता है ताकि आपका रक्त जम ना सके। ये एंटीकोगुलेंट, प्रति रक्त स्कंदनकारी होता है। कैसा होता है? प्रति रक्त स्कंदनकारी होता है। हिस्टामिन होता है, मतलब आपके रक्त को जमने से रोकता है। ये आपके रक्त को जमने से रोकता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रति रक्त स्कंदनकारी। कौन है? हिपेरिन। तो कब जमने को रोकता है? जब क्लोटिंग, जब आपके चोट लग जाती तब नहीं करेगा ये। उसका कारण मैं आगे आपको बताऊंगा कि तब क्यों नहीं करता है। ये जब आपका रुधिर या रक्त आपके रक्त वाहिनियों में दौड़ रहा है, जब आपका रक्त आपके रक्त वाहिनियों में, आपकी नसों में दौड़ रहा है, उस वक्त अगर उसको जमने से कोई रोकता है तो उसका नाम है बेटा हिपेरिन। कौन है? हिपेरिन। इसका मतलब हिपेरिन है वो आपके रक्त को जमने से रोकता है रक्त वाहिनियों में। हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन वाहिका विस्फारक है। हिस्टामिन को बोला जाता है वाहिका विस्फारक, मतलब वेजोडाइलेटर, मतलब ये रक्त वाहिनियों को फैलाता है, विस्फारित करता है, फैलाता है। और जो सेरोटोनिन होता है बेटा, इसका काम होता है वाहिका संकीर्णक। क्या काम होता है? वाहिका संकीर्णक। ये जो रक्तवाहिनियां होती है उन रक्तवाहिनियों को संकुचित करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, अरे बोलो ये सुनो। अरे कुछ चीज़ें समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मैं बात करूँ अगर न्यूट्रोफिल की, तो न्यूट्रोफिल होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की न्यूट्रोफिल होती है, बक्सकाणुक प्रकार की कोशिका होती है। कैसी? बक्सकाण्विक प्रवृत्ति की कोशिका होती है। बक्सकाण्विक प्रवृत्ति। अब बक्सकाण्विक प्रवृत्ति का क्या मतलब है? बक्सकाण्विक प्रवृत्ति का मतलब होता है मार के खाना, मार के खा जाना। तो ये कोशिकाओं को मार देती है, जो खराब कोशिका होती है उनको मार देती है और मार करके ये खा जाती है। स्क्वेंजर सफाई का कार्य भी करती है ये। ठीक है, बक्सकाण्विक प्रवृत्ति की होती है। अब आगे हम इसकी क्या करते हैं? इसकी न्यूक्लियस की बात करते हैं। देखो, पहले मैं कणिका युक्त के बारे में आपको सब कुछ बता रहा हूँ, कि उसके बाद में हम मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में बताएंगे। तो इसके अंदर कितनी % कौन सी होती है और कौन कौन सी में कैसा कैसा केंद्रक पाया जाता है, ये सब चर्चा करेंगे। एक बार इसको उतार लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी करो आप। हाँ दोस्तों,
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब हम इनके उसकी बात करते हैं, इसका केंद्रक कैसा होता है, इसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो कैसा होता है। तो जिस तरीके से हमने लिख रखा है, क्रम वाइज लिख रखा है, जैसे कि एसिडोफिल होता है, इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो पालियों में विभाजित होता है। इसका केंद्रक पालियों में विभाजित होता है। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है, इसका केंद्रक होता है लोब्ड में विभाजित होता है, पालियों में विभाजित होता है। तो कौन सा कोशिका कितने केंद्रक की पालियों में विभाजित होती है वो देख रहे हैं। जैसे मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका है, इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो 2 पालियों में विभाजित होता है। कितनी पालियों में? 2 पालियों में। अब आपको ये लग रहा होगा ये तो उल्टी स्माइली है। अरे बेटा, ये उल्टी स्माइल नहीं है। ये ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जैसे हेडफोन हो। तो इसका जो केंद्रक आता है वो कैसा आता है? बाइलोब्ड यानी 2 पालियों में विभाजित है तथा हेडफोन नुमा। कैसा? बाइलोब्ड हेडफोन नुमा। जो अपना हेडफोन होता है ना, कान में लगा के गाने सुनते होंगे यार, उस हेडफोन के जैसा आता है, हेडफोन नुमा। अच्छा, जो बेसोफिल आती है फिर उसका कितना आता है? अब इसका अगर 2 लोब है तो इसके अंदर इसके आगे आएगा, तो 2 के आगे कौन आता है? 3 आता है। तो इसका 3 लोब में विभाजित होता है। लेकिन जो शेप बनती है वो कैसी होती है? वो सिग्मोइड यानी एस आकृति की होती है। कैसी होती है दोस्तों? एस आकृति की। तो ये कैसा है? सिग्मोइड आकृति का, सिग्मोइड शेप। भाई सिग्मोइड आकृति का होता है तथा ट्राइलोब्ड, त्रिपालित, ट्राइलोब्ड बोले तो त्रिपालित। और ये बाइलोब्ड का मतलब द्विपालित। अरे समझ में आ रही है क्या यार? अरे समझ में आ रही है क्या बात है यार? अच्छा, जो न्यूट्रोफिल होती है उसमें क्या होगा फिर? उसमें क्या 4 पाली आएगी क्या? नहीं दोस्त, उसमें बहुत सारी पाली यानी 5 से 7 पालियों में बटा होता है। मल्टी लोब्ड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मल्टी लोब्ड बोला जाता है। और दोस्तों इसी वजह से इस WBC को आपको पता है एक नाम दिया जाता है PMNL, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये कैसा होता है? ये होता है मल्टी लोब्ड, मल्टी लोब्ड। और कितने लोब होते हैं? 5 से 7 लोब में बटा होता है। क्या मल्टी लोब्ड? क्या होता है मल्टी लोब्ड? केंद्रक होता है। मल्टी लोब्ड केंद्रक है। द्विपालित क्या होता है? सिग्मोइड शेप या आकृति का तथा द्विपालित केंद्रक इसमें होता है। और हेडफोन नुमा, सॉरी ये तो त्रिपालित होता है, द्विपालित तो एसिडोफिल होता है। ये हेडफोन नुमा केंद्रक इसमें होता है। अब इसके केंद्रक की बात करते हैं। तो दोस्तों मोनोसाइट का जो केंद्रक आता है ना, वो आपकी जो किडनी होती है, कौन? किडनी होती है ना, किडनी, उस किडनी के जैसा होता है। किडनी शेप, कैसा? किडनी शेप। और एक ही पालिका में युक्त होता है। ये तो किडनी शेप होता है, बस इतना ध्यान रखना आप। और जो लिम्फोसाइट होती है, इसका केंद्रक वैसे तस्त्री नुमाया लगभग गोल सा होता है ना, एक तरफ से दबा हुआ रहता है। इसको गोल मान लो आप, तो आप इसको गोल मान सकते हो। गोल केंद्रक होता है, गोल केंद्रक होता है। किडनी शेप या वर्गाकार, वर्गाकार केंद्रक। अरे केंद्रक की समझ में आ रही है कि क्या कि कैसा कैसा केंद्रक होता है? चीज़ें क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ भाई, इनकी तो अपन बात कर चुके हैं लक्षणों की। अब वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में अपन ने बात नहीं की थी, तो दोस्तों अब यहाँ पर अपन मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो मोनोसाइट होती है वो भी कैसी होती है? मोनोसाइट भी बक्सकाण्विक प्रवृत्ति वाली होती है। कैसी होती है? बक्सकाणुक कोशिका होती है, बक्सकाणुक होती है, मतलब ये भी मार के खाती है। और जब ये मोनोसाइट उत्तकों में पहुंच जाती है तो वहां पर किसका निर्माण कर लेती है? वहां पर जाकर के ये मैक्रोफेज बना लेती है। तो ये क्या बोल रहा है? उत्तकों में ये कौन बन जाती है? मैक्रोफेज। उत्तकों में मैक्रोफेज बनाती है ये।
कौन? मोनोसाइट। ठीक है। और मैक्रोफेज का काम क्या होता है? बक्ष्कण प्रवृत्ति वाली कोशिकाएं होती है। अब जो ये गोल केंद्र के लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं, तो बेटा लिम्फोसाइट होती है ना, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये लिम्फोसाइट दो प्रकार की कोशिका होती है। लिम्फोसाइट दो भागों में बढ़ती है, बी और टी लिम्फोसाइट में। कौन कौन सी में? बी और टी लिम्फोसाइट में। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट में और टी लिम्फोसाइट में क्या होता है दोस्तों? लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य अगर आपको मैं बताऊं तो मुख्य कार्य होता है इसका प्रतिरक्षी का निर्माण करना। यहां पर आप लिख सकते हो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं। मुख्य कार्य हाईलाइट कर रहा हूं, रेड लाइन से लिख रहा हूं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाईलाइट कर रहा हूं। लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिरक्षी निर्माण। भाई प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है ये, प्रतिरक्षी निर्माण क्या है इसका मुख्य कार्य है। अब जो ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो प्रकार की कोशिकाएं होती है ना, इनको इसी आधार पर नाम दिया गया है कि जो बी लिम्फोसाइट है इसका मतलब बी का मतलब बोन मैरो से है और टी का मतलब थाइमस में है। मतलब ये बोन मैरो में बनती है। जो लिम्फोसाइट्स होती है ये बोन मैरो में प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, लेकिन इस बी लिम्फोसाइट का तो परिपक्वन तथा निर्माण, बी लिम्फोसाइट का निर्माण क्या? निर्माण व परिपक्वन कहाँ होता है बेटा? निर्माण और परिपक्वन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। जिसी के आधार पर ही इसको क्या कहा जाता है? बी लिम्फोसाइट। अरे अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में बोला जाता है क्या? बोन मैरो। क्या? बोन मैरो। और जो टी लिम्फोसाइट होती है इनका जो निर्माण नहीं होता है, यहाँ पर इसका परिपक्वन होता है। इस टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है, ये थाइमस ग्रंथि होती है ना, परिपक्वन साइट। कौन है? परिपक्वन कहाँ होता है इसका? इसका थाइमस में होता है, थाइमस। और इसी थाइमस से टी नाम आता है। थाइमस में इसका परिपक्वन होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। अरे बोलो यस और नो, समझ में आ रही है क्या बात है? अब अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कोशिका कहाँ कहाँ कितनी कितनी % में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपको मैं थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ाऊँगा, थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ाऊँगा। और फिजिक्स थोड़ी सी पढ़ाऊँगा तो थोड़ी सी में हम शुरुआत किससे करेंगे? फिजिक्स की ABCD से। सबसे पहले हम फिजिक्स की ABCD सीखेंगे। और फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक कौन थे? न्यूटन। न्यूटन्स के जो 3 नियम आए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जिनको बोला गया था, वो क्या थे पता है क्या आपको? वो नहीं बताएंगे हम। फिर क्या चौथा नियम बताओगे क्या? अभी कोरोना में चौथा नियम बता रहे हैं लोग बाग कि न्यूटन्स का 4th नियम आ गया सर। कैसे? कोरोना व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टडी के। जैसे ही कोरोना बढ़ता है तो स्टडी घट जाती है, और स्टडी घटती है तो कोरोना बढ़ जाता है। तो एक तरीके से व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना। तो इस तरीके से लोगों ने पता नहीं क्या क्या दिमाग लगा करके न्यूटन का चौथा नियम भी ले आए हैं। हालांकि 3 ही नियम होते हैं। तो हम कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे? फिजिक्स क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? NLM। NLM का मतलब होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और उसकी क्या पढ़ेंगे? ABCD। लेकिन अभी A और B पढ़ेंगे, COD हम बाद में पढ़ेंगे। NLM की जो ABCD पढ़ेंगे हम, उसके अंदर क्या होगा? अरे फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपन, तो फिजिक्स के अंदर थोड़ी सी तो ABCD पढ़ ही सकते हैं अपन। तो इस NLM का मतलब यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं है, यहाँ पर कौन है? N का मतलब है न्यूट्रोफिल। क्या है? न्यूट्रोफिल। L का मतलब है लिम्फोसाइट। L का मतलब कौन है बेटा? लिम्फोसाइट। M का मतलब है मोनोसाइट। M का मतलब कौन है? मोनोसाइट। A का मतलब है एसिडोफिल। अरे कौन सी फिल? एसिडोफिल। और B का मतलब है बेटा बेसोफिल।
इसी एसिडोफिल को दूसरा नाम क्या होता था? इयोसिनोफिल। अब हम बात करेंगे कि ये कितनी मात्रा में पाया जाता है। आपको डेटा तो याद रह जाता है, लेकिन जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप डेटा को क्या कर देते हो? ऊपर नीचे कर देते हो। उसी ऊपर नीचे से बचने के लिए हमने यहाँ पर फिजिक्स की थोड़ी सी गाथा गाई है, जिसका नाम है NLMAB। मतलब हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक आएंगे। एज ए ट्रिक मान सकते हो आप इसको, ठीक है। न्यूट्रोफिल है, कितनी % पाई जाती है न्यूट्रोफिल? 60 से लेकर के 65% तक कौन पाया जाता है? न्यूट्रोफिल। यानी WBC का 60 से 65% भाग कौन बनाएगा? न्यूट्रोफिल बनाएगा। और उसके बाद में अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करता हूं तो लिम्फोसाइट 20 से लेकर के 25% भाग लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। मोनोसाइट होती है वो 2 से लेकर के 10% भाग बनाता है। एसिडोफिल होता है वो बेचारा बहुत कम बनाता है, कितना? 2 से 3%। और जो बेसोफिल वो तो बिल्कुल ही मर जाता है और 0.5 से लेकर के 1% भाग बनाता है। अरे बोलो यस और नो। देखो 60 से स्टार्ट किया अपन ने, ये डेटा तो आपको याद रखने पड़ेंगे, बस उनको ऊपर नीचे करने के लिए हम इसको एक ट्रिक बना सकते हैं। क्या? NLM की ABCD हमने स्टार्ट की। NLM का मतलब यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ना होकर के क्या था? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल और बेसोफिल। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है? 60 से 65%। कौन? N का मतलब न्यूट्रोफिल। फिर आती है L यानी लिम्फोसाइट 20 से 25। फिर आती है मोनोसाइट यानी 2 से 10%। फिर आती है एसिडोफिल 2-3%। फिर बेसोफिल 0.5 से 1%। कई बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे फालतू बातें नहीं करता हूँ मैं यहाँ पे। जो एक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उन्हीं के लिए ट्रिक बनाया करता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। अरे समझ में आ गई क्या? अब कभी भूलोगे क्या ये चीज़? अरे बोलो ये सुनो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो इसको लिख सकते हो। अरे दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? अरे बोल यस। चलो ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं किसकी? इसके जीवन काल की। भाई साहब इनको पैदा कर दिया हमने, इनके बारे में अध्ययन कर लिया हमने, अब इनको मारना भी पड़ेगा हमारे को। इनका कितना जीवन काल होता है वो भी अपने बात करते हैं। तो बेटा जो ये ग्रेन्युलोसाइट है, ये जो ग्रेन्युलोसाइट है जिसके अंदर ये तीनों आती है, इनका जीवन काल अगर मैं बात करता हूँ, जीवन काल अलग अलग जगह अलग अलग होता है। कैसे? इसके जीवन काल की अगर मैं बात करता हूँ तो इन जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है उनका जीवन काल ब्लड में अलग होता है और टिश्यू या ऊतक में अलग होता है। ब्लड का मतलब रक्त में कितना होता है? 4 से 8 घंटे, 4 से 8 हावर, ठीक है। और ऊतक में कितना होता है? अरे बेटा ऊतक में कितना होता है? 4 से 5 दिन ऊतक में होता है, 4 से 5 दिन। अब जो मोनोसाइट है उसका जीवन काल कितना होगा? इस मोनोसाइट का जीवन काल, इनका भी जीवन का काल आ जाता है। जब जीवन का काल आ जाता है तो वो जीवन पूरा हो जाता है। तो इसका जीवन काल कहाँ होता है? अरे बेटा कितना होता है? इसका होता है 10 से लेकर के 20 हावर। हावर का मतलब 10 से लेकर के 20 घंटा, 10 से 20 घंटा। और इधर 4 से 5 घंटा, ठीक है। अरे क्या पढ़ा हमने? घंटा पढ़ा गया बोलते हैं ना। ये 4 से 8 घंटे किसका होता है? ब्लड के अंदर इन ग्रेनुलोसाइट, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स का जीवन काल होता है। और ऊतक में 4 से 5 दिन होता है। अब इस मोनोसाइट का जीवन काल कितना होता है? 10 से 20 घंटा होता है। कितना होता है? 10 से 20 घंटा। अब जो लिम्फोसाइट है, लस्सी का अणु, उनका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल कितना होता है बेटा? इसका जो जीवन काल होता है वो दोस्तों होता है, कोई फिक्स नहीं रहता है। ये सबसे विचित्र बात है कि जो लिम्फोसाइट है उसका जीवन काल फिक्स नहीं होता है। एक दिन भी होता है, एक वीक भी होता है, एक महीना भी होता है और एक साल भी होता है। तो यहाँ पर इसका जीवन काल 1 डे से लेकर के 1 वीक भी होता है, 1 वीक से लेकर के 1 मंथ भी होगा, 1 मंथ भी होगा, वीक
से लेकर के 1 मंथ भी होगा और 1 मंथ से लेकर के 1 ईयर भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो जीवन काल होता है, एक दिन भी होता है, एक वीक, कुछ का एक दिन होता है तो कुछ का एक वीक होता है, तो कुछ का एक मंथ होता है, तो कुछ का एक साल होता है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको या तो जीवन काल से प्रश्न आ सकता है या फिर आपके इसके प्रतिशत मात्रा से प्रश्न आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अरे समझ में आ गया? अरे बोलो यस और नो। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। WBC आपकी पूरी होती है। अब WBC के बाद में हम बात करेंगे किसकी? प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। लेकिन उससे पहले 2-3 बातें WBC के बारे में मैं थोड़ी सी और बता देता हूं। आपको पता है कि जब WBC की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाती है तो क्या वो लाभदायक होता है क्या? अरे नहीं, बहुत ही खतरनाक होती है। जब WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। और WBC की संख्या ज़्यादा कहाँ बढ़ेगी? कहाँ बढ़ेगी? ब्लड में बढ़ेगी। तो WBC की संख्या का अत्यधिक बढ़ जाना, अत्यधिक बढ़ जाना क्या होता है? क्या कहलाता है? जिसका नाम होता है ल्यूकेमिया। और इसी का नाम दूसरा है बेटा, क्या? बहुत ही खतरनाक चीज है, उसका नाम होता है ब्लड कैंसर। और बाप रे, कौन? ब्लड कैंसर। इसी ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहा जाता है। और जब ल्यूकेमिया का मतलब होता है WBC की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाना, अप्रोक्सीमेटली अपन मान सकते हैं मोर देन 1 लाख जब WBC हो जाती है तो उसमें ब्लड कैंसर या जिसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। और WBC की संख्या का घटना ल्यूकोसाइटोपिनिया कहलाता है। ठीक है, मतलब ये ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बताया है आपको। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्या? उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट। अरे पट्टिकाणु। चलो दोस्तों, अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? प्लेटलेट्स की। प्लेट, कौन सी प्लेट? प्लेटलेट्स बोले तो पट्टिकाणु। अब इसकी बात करते हैं, क्या होती है ये पट्टिकाणु? बेटा पट्टिकाणु क्या होती है? पट्टिकाणु एक केंद्रक विहीन संरचना है। कौन सी? केंद्रक विहीन संरचना है। परंतु ध्यान रखना, विचित्र बात यह है कि यहां पर कोशिकांग पाए जाते हैं, यहां पर कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक नहीं होता इसके अंदर। कौन नहीं होता है? केंद्रक तो नहीं होता। आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता था, लेकिन आरबीसी में केंद्रक के साथ में कोशिकांग भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन यहां पर केंद्रक तो एब्सेंट रहता ही रहता है। लेकिन बट को ढंग से लिखना भाई साहब। बट कोशिकांग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाया जाता है तो कोशिकांग इसमें प्रेजेंट रहेंगे। अरे बोलो ये सुनो, समझ में आया? अच्छा, तो ये क्या होती है? देखो बेटा, अपने शरीर के अंदर जो अपनी बोन्स है उनके अंदर जो अस्थि मज्जा है, उस अस्थि मज्जा में एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है क्या? मेगाकैरियोब्लास्ट। मेगाकैरियोब्लास्ट। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? मेगाकैरियोसाइट बोलते हैं। मेगाकैरियोसाइट। पता है क्या है ये? मेगाकैरियोब्लास्ट ही लिख लो, हिंदी में भी मेगाकैरियोब्लास्ट बोलते हैं। ये जो प्लेटलेट्स या तेरी पट्टिकाणु है ना, इनकी मम्मी है। इनकी प्लेटलेट्स की कौन है बेटा? मम्मी है। इसकी भी मम्मी होती है, बिल्कुल। इसकी मम्मी का मतलब इसकी मातृ कोशिका कौन है? मेगाकैरियोब्लास्ट। तो जो प्लेटलेट्स है इनकी मम्मी कौन है? मेगाकैरियोब्लास्ट। तो इसके बच्चे होंगे, उनको अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्लेटलेट्स।
अब जो ये मेगाकैरियोब्लास्ट है इसके अंदर विखंडन होगा। कौन सा खंडन होगा? विखंडन होगा। इसके अंदर विखंडन होता है जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? जिसके द्वारा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। जिसके द्वारा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विखंडन से ये कौन बनती है? प्लेटलेट्स या पट्टी काणु बनती है। कैसी होती है आकृति में? बेटा इसकी आकृति होती है ना, इस प्लेटलेट्स की जो आकृति होती है वो आकृति तस्त्री नुमा होती है, बिल्कुल, है ना, तस्त्री नुमा आकृति होती है, तस्त्री नुमा होती है, केंद्रक विहीन होती है लेकिन कोशिकांग युक्त होती है। इसकी आकृति तस्त्री नुमा होती है। अच्छा, संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट तो ये बात है ना भाई, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी पाई जाती है? तो बेटा प्लेटलेट्स की संख्या पाई जाती है 1.5 से लेकर के 3.5 लाख पर घन mm, 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन mm इसकी संख्या पाई जाती है। अरे बोलो यस और नो। प्लेटलेट्स के बारे में समझ में आ गई बात। अब मैं बात करता हूँ जो ये प्लेटलेट्स है, इस प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? आखिर में पाई क्यों जाती है? ये क्या काम होता है इनका? दोस्तों इनका काम होता है जो रक्त वाहिनियाँ होती है ना अपनी, जो डैमेज हो जाती है उनकी मरम्मत करती है, उनकी रिपेयरिंग करती है। रक्त वाहिनियों की क्या करती है? रिपेयरिंग या मरम्मत करती है। मरम्मत का मतलब वो कहती है उससे कि मर मत, अरे मत मर तू, मर मत यानी मरना नहीं है तेरे को, मैं बचाने आ रही हूँ, मैं बचाने आ रही हूँ। और इसके अलावा क्या काम होता है? एक आपने पता किया होगा कि रक्त स्कंदन के दौरान आपने पढ़ा होगा कि जो प्लेटलेट्स होती है वो किसका स्राव करती है रक्त स्कंदन के दौरान? प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन का। तो ये रक्त स्कंदन में भी सहायक होती है। अब रक्त स्कंदन में किस तरीके से सहायक होती है वो अपन आगे बात करेंगे जब रक्त स्कंदन पढ़ेंगे। रक्त स्कंदन प्लेटलेट रक्त स्कंदन में सहायक है। कैसे सहायक है? प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि रक्त स्कंदन का तीसरा कारक होता है उसको स्रावित करके रक्त स्कंदन में सहायक होती है। अरे बोलो यस और नो। अरे बोल, समझ में आ रही क्या कुछ बातें? अरे ये सब बातें पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? अरे यस। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसके बाद में बस इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना और कुछ ध्यान आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़रूर ध्यान रखना कि जब प्लेटलेट्स या पट्टिकाणुओं की कमी हो जाती है, जब प्लेटलेट्स या पट्टिकाणुओं की कमी हो जाती है तो उस वक्त कौन सा रोग आता है? इनकी जब कमी होती है, इनकी कमी का लक्षण, इनकी कमी किसका लक्षण है? इनकी कमी डेंगू का लक्षण है। अरे डेंगू के दौरान नहीं सुनते हो क्या कि डेंगू के दौरान प्लेटें गिर जाती है और फिर वो उठती ही नहीं है? डेंगू का लक्षण है। और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जिसके डेंगू हो जाता है उसको बकरी का दूध पिलाया जाता है। उस टाइम पर तो जो बकरी रखने वाले होते हैं ना उनका भाव इतना बढ़ जाता है, 50-50, 60-60, 100-100 रुपये किलो में दूध बेचा करते हैं वो। तो डेंगू का लक्षण है इनकी कमी। किनकी कमी? प्लेटलेट्स की संख्या की कमी क्या है? डेंगू का लक्षण है। इनकी कमी को पूर्ति करने के लिए, जिसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? बढ़ाने के लिए बकरी का दूध, किसका दूध? बकरी का दूध व सिंगाड़े भी लाभदायक होते हैं दोस्तों। वह सिंगाड़ा लाभदायक होता है बढ़ाने के लिए। बकरी का दूध व सिंगाड़ा प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों। अरे बोलो यस और नो। अरे समझ में आ रही है कुछ बातें इसकी? अब सारी चीज़ें आपकी क्लियर है और फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो हम आगे भी क्लियर कर लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बोल सकते हो। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यस। अब चलो एक चीज़ यार वो आजकल चल रही है, अब कोरोना की जो वैक्सीन लगने जा रही है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार बात करते हैं 2 मिनट। कि जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है, लोग बाग कोरोना की वैक्सीन लगवा नहीं रहे हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ।
कोरोना की वैक्सीन को लोग बाग लगवा नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए वो कहते हैं सर उससे तो 3 दिन तक तो बुखार ही नहीं उतरता है। अरे तो बेटा सही बात है, देखो अगर आपको कोरोना नहीं भी हुआ है तो भी आपको वैक्सीन लगवानी होती है, क्योंकि जनरली आपको मैं बता दूं कि कोरोना की वैक्सीन में होता क्या है दोस्तों। कोरोना की वैक्सीन में जिस भी रोगाणु की वैक्सीन लगाई जाती है तो उस रोगाणु को मतलब निष्क्रिय करके या कम सक्रिय करके आपके शरीर में प्रवेशित करवाया जाता है, ताकि आपको क्या हो सके, आपके शरीर में एंटीबॉडी बन सके उसके विरुद्ध। और जब पहली बार एंटीबॉडी बनती है और रोगाणु से लड़ती है तो श्योर बात है उससे बुखार आएगा ही आएगा। लेकिन वो उस मेमोरी, हमारी एंटीबॉडी की मेमोरी, याददाश्त बहुत तेज होती है। जब जिंदगी में दोबारा कभी उसी रोगाणु से लड़ना या सामना होता है हमारा, तो वो एंटीबॉडी बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है उनके और लड़ती है और उस रोगाणु को हरा देती है। इसलिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन के दौरान हम क्या कर रहे हैं, कोरोना को ही डाला जा रहा है शरीर में, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी है उनका निर्माण हो सके और दोबारा जब ओरिजिनल कोरोना हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब हम उनसे लड़ सके, हमारी एंटीबॉडी उससे लड़ सके। तो आपको कैसा लगा हमारे ये बात जान करके? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चीज़ को बहुत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत से लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आए और हमारे इस देश को हम इस पेंडेमिक से बचा सके। आगे की बातें हम बाद में करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।